This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः भाद्रपद शुद्ध द्वादशी त्रयोदशी च दिनांक सितंबर 2020 रत्नानि माणिक्य एवं मुक्तिकुञ्ज प्रसन्नसंच शंखं चक्रं जलतां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको दुष्टश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। माणिक्यं दीपनं वृषं कपवातक्षयाग्निं भूतवेतालपापघ्नं कर्मजव्याधिनाशम्। तो ये बाकी तो ठीक है, लेकिन वेताल और पापघ्न और कर्मजव व्याधि नाशम ये काफी महत्वपूर्ण है। तो कैंसर की मैं बात कर रहा था कि इसी व्यक्ति को कैंसर क्यों हुआ। अभी ये तो कॉमन है कि सभी लोग इस प्रकार का जहरीला खाना खा रहे हैं, फिर भी कुछ ही लोगों को कैंसर होता है और बाकी लोगों को नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका पाप कर्म या उसका कर्मजव व्याधि जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है, ये एक कारण इसमें हो सकता है। और उसको मिटाने की ताकत अगर माणिक्य में है तो माणिक्य इस प्रकार में प्रयोग में लाया जा सकता है। और भूत और वेताल ये भी अलग है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सोच सकते हैं। और माणिक्य पिष्टि मेरे ख्याल में मिलती है, एक बार देख लेना चाहिए। तो इसका प्रयोग करेंगे। अथमौक्तिकम लाधिश्वेतं लघु स्निग्धं रश्मिवन् निर्मलं महत् ख्यातं तोयप्रभं वृत्तं मौक्तिकं नवधाश्रम। तो 9 प्रकार का मौक्तिक बताया गया है। आह्लाद देने वाला, श्वेत, लघु, स्निग्ध, रश्मिवन, निर्मलम, सूर्य किरणों के जैसा निर्मल, महत आकार में बड़ा, ख्यातम तोयप्रभम वृत्तम मौक्तिकम नवधाश्रम, पानी जैसा दिखने वाला, वृत्त मौक्तिक, ये 9 प्रकार का मौक्तिक 9 प्रकार का शुभ माना गया है। तो ये एक अहम बात है। और मौक्तिक भी काफी वर्षों से प्रचलन में है वैसे। और पित्त की शांति और रक्त प्रसादन, इस दृष्टि से मौक्तिक का प्रयोग किया जाता है पहनने के लिए, या फिर अभ्यंतर प्रयोग भी काफी है मौक्तिक के।
मुक्तिकृत कामदुघा और मुक्तिकृत प्रवाल पंचामृत, ये कॉमन इस प्रकार के है। तो वसंत कुसुमाकर वगैरह जैसे योगों में भी मुक्ति पाया जाता है। तो ये एक अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और असल मोती ये मिलता है और ज्यादा महंगा भी होता है। तो उसका एक अहम महत्व इस प्रकार का रहेगा। मुक्ताफलम लघुहिमं मधुरंच कांति पुष्ट्यग्नि पुष्टिकरणम, कांति दृष्ट्यग्नि पुष्टिकरणम विषहारि वेदी। मुक्ताफलं लघुहिमं मधुरंच कांति दृष्ट्यग्नि पुष्टिकरणम विषहारि वेदी। वीर्यप्रदं जलनिधेर्जनिका च शुक्तिर्दीप्ता च भक्तिरुजमाशु हरेत् अवश्यम। ओके। तो मुक्ताफल लघु हिम मधुर कांति दृष्टि अग्नि पुष्टिकरण। तो कांति बढ़ाती है, दृष्टि को बढ़ाती है, अग्नि और पुष्टि ये भी करती है। विषहारी भेदी, विषहरण करने वाला है मुक्ति, ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा। वीर्य प्रदम जलनिधेर जनिता च शुक्ति, मुक्ता शुक्ति जो है उसके जिस शुक्ति में मुक्ता मिलती है ये वीर्यप्रद दीप्ता च भक्तिर्जमाशु हरेद अवश्य। तो तप्त करने से नहीं तो इसका भस्म बनाने से, भक्तिरुजम आशु हरेद अवश्य, वचन काल में जो पीड़ा होती है उसका निश्चित रूप से हरण कर। तो ये एक परिणामशूल ये जो व्याधि बताया गया है, इसमें ये सब सामुद्री जो पदार्थ है उनका भस्म भली भांति काम में आता है। अंतरकर सर के रिसर्चेस है और पक्का या प्रवाल या प्रवाल पंचामृत इस प्रकार का लिया था उन्होंने। और फिर परिणामशूल के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ऐसा उनका रिसर्च था। आश्चर्य के बाद 1981-82 में या शायद 80 में तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में एक अम्लपित्त के बारे में सेमिनार हुआ था। तो मैं तो बहुत नया नया था और पूरा दिन सुनने के बाद मुझे पता चला कि लोग एंटासिड्स के आगे गए ही नहीं है। जो भी उस समय जमाने में तथाकथित वैद्य थे उनका किसी का आयुर्वेद के बारे में कोई भी अनुभव नहीं था। और फिर लोग एंटासिड्स का ही प्रयोग करते थे। इस अम्लपित्त के परिसंवाद के जरिए थोड़ा सा मंथन हुआ, काफी कंपनियों ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लाई थी और फिर कामदुघा प्रवाल पंचामृत वगैरह दवाइयां प्रयोग में आई। अभी मैं जो देखता हूँ अम्लपित्त वैसे ज्यादा तकलीफ वाली बीमारी नहीं है और आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ही मरीज ऐसे होंगे जो बहुत ही कष्टदायक इस प्रकार के होंगे। और खास करके जिनमें अल्सर हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर हो या डिओडिनल अल्सर हो, उनमें दिक्कत आती है। फिर भी उसमें भी डिओडिनल अल्सर में भी एप्रॉल पंचामृत वगैरह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। तो ये पक्तिरुजम आशु हरेद अवश्यम, पक्तिरुज जो है वो निश्चित रूप से उसका हरण करती है। अभी ये कुछ वैद्यों के प्रचलन में मुक्ता शुक्ति भस्म ऐसा है, वेणुमाधव शास्त्री जोशी भी करते थे।
ये उसमें थोड़ा झाग रहता है अंतर से, और उस शुक्ति का भस्म अलग तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। मुक्ता शुक्ति भस्म मेरे पास भी था, तो ये मुक्ता शुक्ति पाना ये एक अहम चीज रहेगी। वैसे श्रुतिक भस्म वैसे भी प्रचलन में है, लेकिन मुक्ता शुक्ति थोड़ी अहमियत है उसमें। और जापान ने ये कल्चर्ड मोती ये प्रचलन में लाया, सो मोती की खेती होने लगी उसके बाद में। विशिष्ट एरिया में नेचुरली ग्रोन नहीं कह सकते, लेकिन बड़े पैमाने पर मोतियों का निर्माण इस प्रकार से कल्चर्ड मोती ये प्रचलन में आ गया उस जमाने से। तो ये एक अलग चीज है। जैसे अभी औषधियों की खेती होती है, उसी प्रकार से मुक्ता की भी खेती होती है अभी, और ये एक अलग है। रुक्षांगम निर्जलम श्यामम ताम्राकम लवणोपमम अर्धशुभ्रंच विकटम ग्रंथिलम मौक्तिकम त्यज। तो किस प्रकार के मौक्तिक का त्याग करना है? रुक्षांग निर्जल श्याव ताम्राभ लवणोपम अर्धशुभ्रंच। ये थोड़ा अर्धशुभ्र क्या है देखना चाहिए। वेणुमाधव शास्त्री जोशी हर रोज सुबह समुंदर पर जाते थे, शिवाजी पार्क के नजदीक रहते थे। तो मुझे भी मौका मिला जब मैं उनके पास रहने के लिए गया था 2 दिन के लिए। तो वो समुंदर से एक अर्णव शुक्ति कलेक्ट करते थे, जिसमें रेडिश टिंज होती थी, और उनका भस्म बनाते थे। तो दिन में 1 या 2 मिलते थे, लेकिन टहलते वक्त ये इकट्ठा करके लाना, ऐसा करते थे। वैसे मुक्ता शुक्ति अलग मिलती है, और उसका भस्म अच्छे तरीके से बनता है। कफपित्त क्षय ध्वंसी कास श्वासाग्नि मान्यन उत्पुष्टितम वृक्षमायुष्यम दाहग्नम मोतिकम। कफपित्त और क्षय का नाश करने वाला, कास श्वास अग्निमांद्य को दूर करने वाला अग्निमांद्य भी है। पुष्टिदम वृक्षम आयुष्यम दाहग्नम मुक्तिकम मत। पुष्टिद वृक्ष आयुष्य और दाहग्न। अभी उत्कट अवस्था अगर पित्त की है, दाह प्रमुख लक्षण है, तो मुक्ति का प्रयोग किया जाता ही है। लेकिन ये सब देखने के बाद जिनमें रेडिएशन और केमोथेरेपी चल रही है, उनमें मुक्तिक का प्रयोग होना चाहिए। वैसे सरदेशमुख सर कामदगा मोती युक्त 2-2 या 3 बार इस प्रकार से देते हैं, मैं भी देता हूँ। तो उसके जरिए मुक्तिक का प्रयोग होता रहता है, लेकिन जरा उससे भी ज्यादा अर्धशुभ्र, काही भाग शुभ्र व काही भाग श्याव असं त्यावर झालेला, असा तैयार झालेला मोती। हाँ, ऐसा ही होगा। अर्धशुभ्र का मतलब आधा भाग शुभ्र है, तो आधा भाग शायद शाव इस प्रकार का है। और फिर इस प्रकार का मोती ग्राह्य नहीं है, तो ये एक रहेगा। तो मौक्तिक इस प्रकार से काफी प्रचलन में है। मैंने एक सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में बहस की थी। उसमें कर्म सामान्य नाम की कोई चीज है नहीं। द्रव्य सामान्य और गुण सामान्य है, क्योंकि ये जो पदार्थ है सामान्य और विशेष, ये सृष्टि विशिष्ट और पुरुष विशिष्ट इस प्रकार के। तो रक्तमाप्यायते रक्ते मौसम मौसे नहीं, ये द्रव्य सामान्य है। और गुरु शीत स्निग्ध दूध से गुरु स्निग्ध शीत कफ का प्रकोप होता है, वृद्धि होती है, ये गुण सामान्य है। लेकिन आस्या सुख स्वप्न सुख वगैरह जो बातें कर्म के बारे में बताई गई है, वो 2 चीजें नहीं है। हम भी खुद आस्या सुख स्वप्न सुख करेंगे तो मेरे कफ की वृद्धि होगी, इस प्रकार से।
तो इसको कर्म सामान्य नहीं कह सकते हैं। कर्मापि यद यद यस्य धातु वृद्धि कर्म तत्त आसेव्य। उन्होंने सामान्य विशेष के प्रस्ताव में एक्चुअली कर्म को लाना ठीक नहीं है। तो अगर इससे व्यायाम या एक्सर्शन से बात बढ़ा है तो विश्राम लेना वहां कर्म विरुद्ध चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। और उल्टा अगर आलस्य वगैरह के कारण कफ बढ़ा है तो उसमें व्यायाम करना ये उसके कर्म विरुद्ध इस प्रकार की चिकित्सा होगी। तो उसमें एक ऐसा हुआ था कि गुण प्रकर्ष ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी कि अभी लोगों की रुचि काफी बदल गई है और काफी उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ लोग खाते हैं। नहीं, कफ पित्त और क्षय तीनों का ध्वंस, तीनों का नाश। कफ पित्त क्षय का ध्वंस ये भी एक समास हो सकता है। कफ और पित्त का क्षय अगर है तो वो बढ़ाने वाला है, लेकिन मौक्तित्व पित्त बढ़ाने वाला निश्चित रूप से नहीं है। तो कफश्च पित्तश्च क्षयश्च पित्त क्षयाः तस्य ध्वंसा कफपित्त क्षयाणां ध्वंसा कफपित्त क्षय ध्वंसा, ऐसा ही समास होगा। तो कफ पित्त और क्षय इनका नाश करने वाला। क्षय का मतलब यहाँ राजयक्ष्मा इस प्रकार का जैसे। तो उसमें द्रव्यतः वृद्धि और गुणतः वृद्धि ये बात मैंने छेड़ने की कोशिश की थी कि मानो हमारे घर में ज्यादा तीखा प्रचलन में है और जो भी दाल सब्जी बनती है वो तीखी रहती है, तो उसमें दाल और सब्जी जो है वो बड़ी मात्रा में खाई जाती है। तो जो वृद्धि होगी पित्त की वो द्रव्यता वृद्धि इस प्रकार के भी। और पानी पूरी सेवन करते हैं, भेल खाते हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा मिर्च वगैरह है, तो क्वांटिटी कम जा रही है लेकिन गुण प्रकर्ष ज्यादा है। तो ऐसी अवस्था में दो तरीके से विचार किया जा सकता है। एक, जिसका वीर्य अधिक शीत है उसका प्रयोग करें गुण प्रकर्ष अगर है तो। जैसे कि प्रवाल कहाँ पे प्रयोग में लाना है और मौक्तिक कहाँ पे प्रयोग में लाना है। मौक्तिक निस्संशय ज्यादा शीत इस प्रकार का है, तो पानी पूरी खाने से जो पित्त बढ़ेगा वो गुणात्मक वृद्धि ज्यादा रहेगी, द्रव्यात्मक वृद्धि कम रहेगी। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि सीने में जलन होती है लेकिन पित्त निकलता नहीं है, पित्त बाहर आता नहीं है, वो ज्यादा तकलीफ वाले हैं। जिनमें उल्टी हो जाती है और पित्त निकल जाता है उनको जल्दी राहत इस प्रकार की मिलती है। तो द्रव्यता जहाँ वृद्धि है वहां शोधन का विषय है, लेकिन गुणतः वृद्धि अगर ज्यादा है तो वो शमन का विषय है। और शमन में आइदर शीत प्रकर्ष वाला कोई मूल द्रव्य हो वो देवे, नहीं तो शीत का प्रकर्ष निर्माण करके देवे। अगर प्रवाल को जो चांदनी रात में गुलाब जल की भावनाएं देते रहते, जितनी भावनाएं ज्यादा तो उसका उसका वीर्य शीत ज्यादा होता जाएगा। या फिर जो भी द्रव्य है उसको इसी प्रकार से भावनाएं देकर समाधान तो भावनाएं देकर वीर्य बढ़ाया जा सकता है। हम सप्तता भावित अमल की बनाते हैं तो अमल की स्वरस के साथ भावनाएं अमल की को ही देते हैं तो वीर्य प्रकर्ष होता है। वीर्य प्रकर्ष होने से थोड़ी मात्रा में द्रव्य काम करता है। तो बहुदोष से लिंगानी, ये जो बात चरक सूत्रस्थान 17वें अध्याय में बताई गई है।
तस्मिन् संशोधनं कृतम्। ये द्रव्यता वृद्धि की बात है। तो ज्यादा मात्रा में आहार ले रहे हैं या विशिष्ट गुण युक्त आहार इस प्रकार से ले रहे हैं तो जो वृद्धि होगी वो द्रव्यता वृद्धि होगी। और गुण प्रकर्ष वाले द्रव्य अगर लेते हैं पानी पूरी जैसे तो जो वृद्धि होती है वो गुणतः वृद्धि होगी और उसमें शमन करना जरूरी इस प्रकार का है। तो मैंने उसमें एक जिक्र किया था सामान्य विशेष सिद्धांत बताते समय कि हमें द्रव्यता वृद्धि है या गुणता वृद्धि है ये देखना है। अगर द्रव्यता वृद्धि है और बल अच्छा है तो शोधन करना है और अगर बल क्षीण है गुणता वृद्धि है तो शमन ही करना है। तो विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग वहां पे होगा इस प्रकार से है। तो पुष्टितम वृक्षम आयुष्यम दाहग्नम मौक्तिकम मतम। तो मौक्तिक को गुलाब जल की भावनाएं अगर बढ़ाते जाएंगे 3, 7, 21 वगैरह इस प्रकार से तो ज्यादा शक्तिशाली होगा। और फिर कैंसर के मरीज में जिनमें रेडिएशन कीमोथेरेपी चल रही है उनके लिए एक अच्छा होगा कि उस बढ़े हुए पित्त का शमन इस प्रकार से होगा। अब हम अगर एनालिसिस करेंगे कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें उल्टी होना अतिसार होना ये भी है और पूरे बदन में जलन होना ये भी है। तो उसमें इस प्रकार से सोच सकते हैं कि द्रव्यता ज्यादा वृद्धि होती है तो शायद हम उल्टी होना जुलाब होना ये दिखाई देगा। लेकिन गुणता ज्यादा वृद्धि होती है तो दाह यही प्रधान लक्षण रहता है और उसमें मौक्तिक ज्यादा अच्छा काम करेगा। उस समय में ये भी रहता है कि आसक्ति भी बहुत रहती है तो हम खुद वमन नहीं देंगे या विरेचन नहीं देंगे तो शमन का ही विषय इस प्रकार का रहेगा। मौक्तिक जल महाभूत प्रधान असेर की पृथ्वी की दोगी। जल महाभूत प्रधान होना है वैसे शीत गुण जल का ही बताया गया है और गंध का संबंध नहीं है। गंध प्रधान अगर द्रव्य है तो पृथ्वी महाभूत प्रधान रहेगा। तो इसको जल महाभूत प्रधान ही मानेंगे। और चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा शीत इस प्रकार का कहा जाता है और मौक्तिक का उपयोग विशेषतः चिड़चिड़ापन जिन व्यक्तियों में ज्यादा है उनमें अच्छा होता है। तो मौक्तिक पानी में रखकर वो पानी देना ये भी एक बात हो सकती है मौक्तिक का परिधान करना या फिर मौक्तिक भस्म का प्रयोग करना ये सभी उपाय हो सकते हैं। और इसके आगे ये जो साइड इफेक्ट्स है केमोथेरेपी के उसके हिसाब से ये अच्छा रहेगा। और दूसरा एक ऐसा कर सकते हैं कि कुमारी स्वरस की भावना देंगे मौक्तिक कुमारी वैसे भी
शीतवीर्य है, रसायन है, अग्निदग्ध के लिए उपयुक्त है। तो रेडिएशन के हिसाब से हमारी अच्छी है। ये भी एक बात हो सकती है कि उसको इस प्रकार से भावना देंगे तो अच्छा रहेगा। और उशीर और दुर्वा के बारे में भी सोच सकते हैं इसी दृष्टि से। तो देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में प्रयास करूंगा और प्रचलन में कैसे ला सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। बोले बोले नहीं कळला ना, जाऊन बघ अर्जंट आहे का, नाही तर मला 8 वाजता फोन. अथ प्रवाद पक्वबिंब फलच्छाय वृत्तायतम अवक्रकम निग्धम अव्रणकम स्थूलम प्रवाकलम सप्तधा शुभम। तो पक्वबिंब फलच्छायम, पक्वबिंब जैसा दिखने वाला, तो ये लाल रंग का है। वास्तव में लाल, गुलाबी और श्वेत इस तीनों प्रकार के प्रवाल मिलते हैं। नेचुरल पर कल्चरल पर गुण में अंतर होता है क्या, बताना मुश्किल है। थोड़ा तो अंतर होना ही होगा ही। ज्ञानेश्वरी में एक बताया गया है, स्वाती चैनी पाणी है न होती जरी का मोती है तरी आमची सुंदराची एका शोधती थी। तो स्वाति नक्षत्र का महत्व है इसमें, नेचुरल फॉर्मेशन में इस प्रकार से। और फिर उसमें मोती बनते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि मेरा कुछ करना नहीं है, गीता में जो आया है वही मैंने किया है। अगर स्वाति नक्षत्र पर मोती ही निर्माण नहीं होते तो वो किसके लिए अलंकार बन जाते। तो अगर गीता ही, भगवत गीता ही नहीं होती तो मैं किसका विवरण करता। इस प्रकार से उन्होंने बताया, वो अपने के लिए बहुत ही विनम्रता से उन्होंने निवेदन किया। तो इसमें अंतर होगा, लेकिन बेहतर है कि नहीं होने के बजाय ये ठीक है, क्योंकि इसकी कीमत कम होती है फिर कल्चरल वर्ल्ड में इस प्रकार से, और ज्यादा पैमाने पर निर्माण हो जाता है। मुक्ति घोष में की मात्रा तो हम 5-10 मिलीग्राम इतनी ही डालते हैं। अगर हम उसको भावित करके फिर सूक्ष्म बना के प्रयोग कर सकते हैं, ये अलग इस प्रकार का रहेगा। लेकिन जहाँ पित्त उद्रिक्त इस प्रकार की अवस्था है, उसमें मुक्ति भस्म अच्छी तरीके से काम करता है। तो पक्वबिंब फलक छायम, वो इस प्रकार का प्रवाल बताया गया है। लेकिन बाजार में श्वेत, रक्त और गुलाबी इस प्रकार का प्रवाल भस्म मिलता है, प्रवाल मिलता है। यह अभी एंडेंजर्ड में है और इसको सेल करना वगैरह नहीं माना जाता। और प्रवाल कांडी और प्रवाल उसका जो जड़ है, मूल, इस प्रकार से पहले मुक्ति शोधन करने की जरूरत नहीं है। मुक्ता शुक्ति वगैरह सभी का शोधन तक्र में होता है। 3 दिन अम्ल तक्र में रखेंगे और पानी से धो देंगे तो ठीक होता है। वेणुमाता शास्त्री जोशी का कहना था कि ये सस्नेह तक्र होना चाहिए, मंथन करके स्नेह निकालना नहीं है, सिर्फ मंथन करना ही रहेगा। और फिर 3 रात तक्र बदलते हुए उसको रखना है तक्र में, और हर बार धो लेना है, सुखा लेना है थोड़ा सा, तो 3 दिन में शुद्धि हो जाती है।
और फिर पिष्टी बना के ही प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है। मौखिक भस्म भी बनता है, अभी कुमारी स्वरस से भावना देकर भी पुट दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा उसके गुणों के खिलाफ है, तो मौखिक पिष्टी ही ज्यादा ठीक इस प्रकार की है। और भावनाएं देकर उसका वीर्य अगर हम बढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुलाब जल की भावनाएं, ये तो कॉमन है, लेकिन गुलाब जल जो है वो नैसर्गिक होना चाहिए। बाजार में सिंथेटिक मिलता है, वो लेना कोई मतलब नहीं है। तो देसी गुलाब, और फिर उसका जल अगर निकालेंगे तो पानी में रखकर उस जल की भावनाएं देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभी ये काफी समुद्र किनारे पर डाइविंग अवेलेबल है। रत्नागिरी के नजदीक भी कहाँ पे है ऐसा मैंने सुना है, स्कूबा डाइविंग इस प्रकार का। तो प्रवाल देख सकते हैं कहीं, नीचे ग्लास वाले बोर्ड भी है, और ये अंडमान निकोबार के नजदीक इस प्रकार से। तो उस ग्लास से प्रवाल को भली भांति देख सकते हैं, ऐसा है। तो मैं भी चाहता हूँ अंडमान निकोबार भी जाना है वैसे। पिष्टी व भस्म मध्ये काय फरक है? भस्म में अग्नि संस्कार है, पिष्टी में अग्नि संस्कार नहीं है। तो भस्म में अग्नि संस्कार होने से थोड़ा लघुत्व आ जाएगा, लेकिन अग्नि संस्कार से उष्णता बढ़ेगी, ऐसा है। तो मौक्तिक जैसे के लिए ये बनाना ठीक नहीं है वैसे। रावण पंचामृत बनाते हैं तो ये सब इकट्ठा करके अगर उसका भस्म बनाते हैं तो सभी का इकट्ठा हो जाता है। लेकिन मुक्ता वैसे वैसे ही प्रयोग में लाएंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ये प्रवाल इस प्रकार से देखना एक अलग अनुभव इस प्रकार का होगा। तो बोट के जरिए या स्कूबा डाइविंग के जरिए करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वृत्तायतम अवक्रकम, वृत्त आयत और वक्र नहीं है इस प्रकार का, एकदम अवर्णकम स्थूलम प्रवालम सप्तधाशुभम, इसमें वर्ण नहीं है, स्निग्ध है, स्थूल इस प्रकार का प्रवाल, ये शुभ 7 प्रकार का शुभ माना है। पांडुरम धूसरम रूक्षम सवर्णम कोटरान्वितम निर्भारम शुभ्रवर्णं च प्रवादम निश्चते अशुभम। तो पांडुर धूसर रूक्ष, इसमें व्रण है, कोटरान्वित तो जिसमें कुछ घरटे इस प्रकार के है अंदर। निर्भारम, जिसका वजन ज्यादा नहीं है, शुभ्र वर्णन, शुभ्र वर्ण इस प्रकार का प्रवाल अशुभ माना गया है। क्षय पित्तास्त्र कासघ्नम दीपनम पाचनम लघु विषभूतादि शमनम विद्रुमम नेत्र। क्षय पित्त रक्त कास, इनका नाश करने वाला। तो जहां पित्त से संबंध जाता है वहां सभी प्रवाल प्रयोग में लाया जाता है, और खास करके पित्तज कास में लोनी बेगर और साखर इस प्रकार से बोलते हैं, तो नवनीत ताजा और उसमें खड़ी शक्कर ये डाल के उसमें प्रवाल देते हैं, तो खास करके पित्तज कास या गर्भिणी में होने वाला कास उसका जल्दी शमन होता है। पर्ल CaCO3, कोरल CaCO3, लेकिन फिर भी अंतर है। वैसे इनके हिसाब में कोयला और हीरक भी दोनों का ही कार्बन ही है, दोनों कार्बन ही है, लेकिन हीरा अलग है, कोयला अलग है, उसी प्रकार से ये रहेगा। तो प्रवाल में प्राणियों का संबंध है, इसमें भी है, मौक्तिक में भी इस प्रकार से, लेकिन ये कॉलोनी जैसी है, और मौक्तिक में एक ही कीड़ा इस प्रकार का रहेगा। और ये एग्जिडेट इस प्रकार का है, मुक्ति जो बनता है।
उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा गहराई में जाकर किस प्रकार से बनता है, पर्ल कैसे बनता है और कोरल कैसे बनता है, इस प्रकार से। तो पित्ताश्र कासघ्नम, पित्त, रक्त और कास्थ, क्षय, इन सभी में है। फणसलकर का कहना था कि क्षय की प्राथमिक अवस्था में टीबी के ये सुवर्णमाननी वसंत, अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, ये कॉम्बिनेशन प्रयोग में लाया जाता था। और सुबह सुवर्णमानी वसंत सिद्धपदाधीचूर्ण और प्राण काल में अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, ये कॉम्बिनेशन और सिद्धपदाधि करते थे। और टीबी के केसेस इससे ठीक होते थे इस प्रकार से। अभी फिलहाल ऐसा हुआ है कि उस बैक्टीरिया की ताकत बढ़ गई है और हमारी ताकत कम हो गई है, तो ये अभी काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। जिनमें AKT पॉजिटिव है, ये ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है, उनमें काफी प्रयास करने पड़ते हैं और फिर भी सफलता मुश्किल से मिलती है, ऐसा है। तो जिनमें टीबी पॉजिटिव नहीं है उनको थोड़ा आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक काम कर सकता है कि जो बकरी है उसके संपर्क में रहना, ये एक बात बताई गई है। और उसी का दूध लेना, अच्छा खीर, और ये बाकी दवाइयों का प्रयोग करना, ये अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शंकर सिंह गिरा से करके एक वैद्य थे, बहुत देहात में इंटीरियर में प्रैक्टिस करते थे। तो वो वासा का उपयोग बड़े पैमाने पर और विविध प्रकार से करते थे। वासा चूर्ण, वासा स्परस, वासा उलेह, वासा घृत, सभी तरीके से वासा देते थे। और उनके पास रिकॉर्ड है कि 3 महीने के अंदर टीबी का पैच पूर्णतः निकल गया, रोगी स्वस्थ हो गया। पहला एक्सरे, दांत का एक्सरे, इस प्रकार का। वो तो अभी नहीं रहे शंकर सिंह गिरा से। लेकिन वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य स रक्तपित्तिक्षयी कासी किमर्थम अवसीदति, एक प्रख्यात श्लोक है कि वासा अगर उपलब्ध है और जीवित की आशा है तो रक्तपित्त, क्षय, कास, ये क्यों अवसाद होगा उनका, उनको चिंता करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं। लेकिन सभी तरीके से वासा का उपयोग ये उन्होंने वहां पे किया था। अभी मैंने जो मरीज देखे हैं वो ल्यूकेमिया के ही देखे हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया के, AML या ALL, इस प्रकार से। और रक्तपित्त से जान जाती है, और ऊर्ध्व अधोगत दोनों तरीके से रक्तपित्त प्रवृत्त होता है। तो ये काफी मुश्किल है, हमारे हिसाब में असाध्य अवस्था इस प्रकार की हो जाती है। लेकिन शुरू की अवस्था में हमें ये अभ्रक और प्रवाल और सिद्धपदार्थ इनका प्रयोग करके देखना चाहिए। दीपनम पाचनम लघु, ये दीपन पाचन भी है प्रवाल, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। विषभूतादि शमनम, आदि में क्या ले रही है एक अलग बात रहेगी, लेकिन विषभूत वगैरह का शमन करने वाला नेत्र रोग। तो काफी में नेत्र रोग की फलश्रुति आई है द्रव्य में, तो एक उसको थोड़ा देखना चाहिए। और अभी प्रवाल जड़ का ही भस्म प्रचलन में है, प्रवाल जो कोरल है वो मिलता नहीं है या बहुत ही महंगा इस प्रकार का हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और प्रवाल भस्म प्रवाल अंगूठी में डालकर उसको पहनना भी जाता है, ये भी अलग बात रहेगी। अतः तार्क्ष्यम, हरिद्वर्णं गुरुस्निग्धं स्फुरत् रश्मिचयं शुभं मसृणं भास्वरं तार्क्ष्यं गात्रं
सप्तगुणम मतम। तो हरे वर्ण का गुरु स्निग्ध स्फुरत रश्मिचयम, जिसमें से प्रकाश किरण स्फुरण कर रहे हैं, इस प्रकार से शुभ मसृण। तो मसृणता एक अलग चीज है, उसके हिसाब से शुक्र के ऊपर काम हो सकता है। भासुर तेजस्वी, गात्रम सप्तगुणम मतम, दाक्ष गात्र जो है वो 7 प्रकार 7 गुण का है। कपिलं कर्कशम नीलम पांडुकृष्णम मलान्वितम क्षिपिटम विकटम रूक्षम युक्ताक्षम न शस्यते। तो किस प्रकार के तारक्ष्य का प्रयोग नहीं करना है? कपिल कर्कश नील पांडुकृष्ण मल से युक्त क्षिपिट विकट रूक्ष लघु, इस प्रकार का जो नहीं करना है। ज्वरच्छर्दि विषश्वास संधिपाताग्निमांद्यन तद्नाम पांडु शोफग्नम ताक्षम ओजो विवर्धन। तार्क्ष्य नाम से मसरूनिया ने क्या बताया आपने? ये कोलटकर सर का एक ऑब्जर्वेशन था, खास करके गुल्फ संधि के यहाँ या मणिबंध संधि के यहाँ लक्षणत्व मसरूणत्व दिखाई देता है। हाथ स्पर्श करेंगे तो वहां पता चलता है कि यहाँ ज्यादा मसरूणता है, और इसका संबंध शुक्र क्षय से है। हाँ, और फिर शुक्र बढ़ाने वाली दवाइयां देंगे तो उसमें फायदा इस प्रकार का मिलता है। मसरूणता में ये जो संगम रवर या फिर अभी का जो सन्माय का ये होता है, ये मसरूण स्पर्श वाला इस प्रकार का होता है। तो शुक्र के संबंध में अगर ये आता है मसरूण स्पर्श, तो शायद इस प्रकार के मसरूण द्रव्य शुक्र क्षय में काम करेंगे। जरद छर्दि विषश्वास संधिपाताग्निमांद्यन, तो संधिपात में भी ये अच्छा है और अग्निमांद्य के हिसाब से भी अच्छा है। दुर्नाम पांडु शोफग्न, अर्श पांडु और शोफ इनका नाश करने वाला, और ओजो विवर्धन, तो ओज वर्धन करने वाला। तार्क्ष्य नाम से क्या मिलता है बाजार में? ये अवेलेबल है कुछ? किसी को कुछ पता है? ताप्यादि लोगों में ताप्यादि ज्योतिरौप्यायो मलाह कंचकला, ताप्यादि ज्योतिरौप्यायो मलाह, रौप्य मल में इन सभी को देखकर ये किडनी फेलियर में ज्यादा अच्छा काम करेगा तार्क्ष्य। 550 यानी तार्क्ष्य। तो पन्ना पिष्टि तो मिलती है। हाँ, हरित वर्ण है के पांडु शोफ अग्निमांद्य ओजो विवर्धन, ये भी अच्छा है। संधिपात सर्दी विषश्वास, ये सब लक्षण समुच्चय एडवांस किडनी फेलियर में होता है। तो ठीक है, पन्ना भस्म का प्रयोग करेंगे। प्रवाल की उत्पत्ति एंथ्राजोन पॉलिप्स नाम जलीय जंतु द्वारा तैयार हो जाता है। तो ठीक है। और मौक्तिक के बारे में भी देखना एक बार क्या है इस प्रकार से। तो मैंने कभी पन्ना भस्म का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन सभी को देखते हुए पन्ना पिष्टी प्रयोग में ला सकते हैं। ये बड़े ही दिक्कत वाले हैं CRF वाले पेशेंट्स।
पुष्पराग पुष्परागो गुरु स्वच्छः स्निग्धः स्थूलः समो मृदु कर्णिकार प्रसूनाभो मसृणश्च शुभोषधः। तो गुरु स्वच्छ स्निग्ध स्थूल सम मृदु कर्णिकार प्रसूनाभो। इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा। कर्णिकार प्रसूनाभो एक बार देखते हैं। कर्णिकार प्रसूनाभे कर्णिकारः रस्वारग्वद शीत्सोदाग तस्य पुष्पम अट्टशः वर्णविशिष्टं पीतमिति यावत्। एतत् अष्टलक्षणं कर्णिकार आरगवत है उसका, रस्वा आरगवत। उसका प्रसून जो है आरगवत का फुलोरा होता है, वो बहुत ही देखने लायक होता है, पीले रंग का। तो प्रसून उसका ताजा ताजा इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस ऐसा ले सकते हैं। मसृणश्च शुभोषधः निष्प्रभं कर्कशं रूक्षं पीतश्यामं नतोन्नतं कपिशं कपिलं पाण्डु पुष्परागं परित्यज। निष्प्रभ कर्कश रूक्ष पीतश्याम नत और उन्नत, ऊपर आया हुआ नीचे गया हुआ, कपिश कपिलम कपिशम कपिलम पांडु पुष्परागम परित्यज। पुष्परागो विषच्छर्दि कफवाताग्निमान्द्यनु दाहकुष्ठास्य शमनो दीपनः पाचनो लघु। विषच्छर्दि कफवात अग्निमान्द्यनु और दाह का भी शमन है। कफवात तो है ही, पाचन दीपन भी है। तो थोड़ा अजीब है, पाचन दीपन है फिर भी दाह शमन इस प्रकार का है। कुष्ठास्य शमनः दाह कुष्ठास्य शमनः। सदृश वर्ण कनेर के पुष्प जैसा पीला। तो ठीक है। पुष्कराज पिष्टि मिलती है तो उसका मैं कभी कभी प्रयोग करता हूँ। तो ठीक है, इन सभी का प्रयोग होना चाहिए ऐसा लगता है। अथवा वज्रम वज्रंच त्रिविधम प्रोक्तम नरो नारी नपुंसकम पूर्वम पूर्वमिह श्रेष्ठम रसवीरि वेपतः। तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि वज्र में नर नारी और नपुंसक ऐसे तीन भेद है और पूर्व पूर्व श्रेष्ठ है रसवीरि विपाक से। तो वज्र का प्रयोग होना चाहिए। पुष्कराज म्हणतात, पुष्कराज म्हणतात, पुष्पराज या पुष्कराज। अतः पूर्वजल लक्षणम अष्टास्रं चाष्ट फलकम षट्कोणम अतिभासुरम अंबुदेन्द्र धनुर्वारी तरम पूर्ण वज्र उच्यते। तो अष्ट अस्त्र इस प्रकार के 8 कोण और अष्टफलक 8 बाजू इसमें है। षटकोणम तो अस्त्र का अलग होगा। षटकोण बताया गया है। अतिभासुरम अति तेजस्वी अंबुदेन्द्र धनुर्वारितरम
इंद्रधनु नहीं है, लेकिन अम्बुद के लक्षण लगाया है विशेषण। अष्टकोणम, अष्टकोण षटकोण, इसमें क्या फर्क रहेगा? अष्टफलकम अष्टधारम अस्त्रादीनाम अग्रभागवतः सूक्ष्माग्रम इत्यर्थः षटकोणम वा। तो षटकोणम या अष्टकोण, ये दोनों हो सकते हैं। अम्बुद मेघे इंद्रधनु, इंद्रधनु विवाद्यर्थे प्रयुक्त शब्द वतिमन्तरेणापि वत्यर्थं गमयति इति नियमात् इंद्रधनु शब्देनात्र इंद्रधनुरेव बोध्यं वारिणि जले तरते प्लवते तैति तादृश। वारितर यानी पानी पर तैरने वाला, वही है। तो मेघ है और उसमें ये इंद्रधनु जैसे दिखाई देता है, उस प्रकार सा होगा। और वारितर ये वज्र का लक्षण है। तदेव स्फटिकाकारं स्त्री वज्रम वर्तुलायतम दर्शनं कुंठकोणाग्रम किंचित नपुंसकम। स्फटिकार है तो स्त्री वज्र, वर्तुल आयत इस प्रकार का होता है। वर्तुलम कुंठ कोणाग्र, वर्तुल और कुंठ कोणाग्र इस प्रकार का है, जिसके कोण और अग्र कुंठित हुए हैं। किंचित गुरु यह नपुंसक इस प्रकार का बताया। ये वास्तव में जाकर देखना चाहिए कि ये कैसे दिखते हैं। स्त्रीपू नपुंसकम वज्रम योज्यम स्त्रीपुंस नपुंसके व्यत्यासान्नैव फलदम वज्रेण विना क्वचित्। हाँ, तो अब ये भेद ही मालूम नहीं थे, तो फिर आगे उसके बारे में कैसे करना है ये तो अलग रहेगा। तो ये स्त्री पू और नपुंसक वज्र स्त्री पू और नपुंसक में ही प्रयोग करें। व्यत्यासात् नैव फलदम, इसके व्यत्यास हो जाएगा तो कभी भी फल नहीं देता। पुं वज्रेण विना क्वचित्, पुं वज्र सिर्फ फल दे सकता है, लेकिन बाकी स्त्री वज्र केवल स्त्रियों में ही प्रयोग में लाना है, और नपुंसक वज्र जो है वो नपुंसक में ही प्रयोग में लाना है। वो वज्र तीनों में चल सकता है। आता उपलब्ध असलेलं तर सर्व त्यांना पैलू पाडलेले असतात, तर कसे समजायचे? वो लाने में कोई मतलब नहीं है। अभी वज्र की पाउडर मिलती है। जब इसको वज्र को ये पहलू करते हैं तो उसमें से ये थोड़ा थोड़ा पाउडर निकलती है। वो वज्र आहे का हीरा, वही है। वो वज्र ही हीरा, सिर्फ सभी हीरे ही है, लेकिन उसका भली भांति समझ लेना चाहिए। वज्र है, स्त्री वज्र है, नपुंसक वज्र है, इस प्रकार से तो देखना पड़ेगा, मूल हीरा देखना पड़ेगा, और फिर उसके आधार पर कुछ सोच सकेंगे। और फिर उसकी पाउडर अगर मिलती है वज्र की, तो उसका भस्म बना सकते हैं। हमें पूरे हीरे से ज्यादा मतलब इस प्रकार का तो नहीं है, भस्म ही बनाना है आपको। तो उसके लिए खल अलग होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे कठिन पदार्थ है हीरा जो है वो। और मत्कुण रक्त, डेकुन जो है उसका रक्त इसके लिए फायदेमंद है, हीरे का भस्म बना के लिए, तो उससे वो फूटता है। और आश्चर्य की बात है, ज्ञानेश्वर जी ने भी ये बात बताई है कि मतकोण संगे हीरा भंगे, इस प्रकार का कुछ है। तो मतकुण के खून में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है जो हीरे का भस्म इस प्रकार से बना सकती है। बाकी भी योग होंगे, तो बेटर ऑप्शन है कि हीरे का हीरक भस्म
भूवज्र से बने। इधर विजय महाराज साहब के बंधु, वो तो हीरे के व्यापारी ही थे, तो मैंने उनसे जिक्र किया था, तो उन्होंने मुझे हीरे पाउडर भेजी थी, डायमंड डस्ट यानी वज्र पाउडर। यस। अब ये डस्ट किस प्रकार के हीरे से बनती है ये तो पता नहीं है। वज्र है, नपुंसक वज्र है, स्त्री वज्र है, तो वो थोड़ा उनको देखने के लिए कहेंगे कि ये दक्षिण उसके देखे और फिर वज्र का ही पाउडर भेजे, डायमंड डस्ट, और फिर उसका ये भस्म कर सकते हैं, उसको पूज देना और भावनाएं देना, ये बात होती रहती है। तो तिलक भस्म इस प्रकार से तैयार करना, ये अहम बात इस प्रकार की है। तो ठीक है, श्वेतादि वर्ण भेद तदैकैकं चतुर्विधं ब्रह्म क्षत्रिय भिक्षुत्रम स्वस्व वर्ण फल प्रदम उत्तमोत्तम वर्ण भी नीच वर्ण फल प्रदम न्यायोयम भैरवेण उक्ता पदार्थेषु अखिलेषु। तो ठीक है, ये अगले गुरुवार को इसको लेकर चलेंगे, सोमवार को चल के लिए मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानमात्रा सोमो